शकुंतला अपनी बहू से परेशान थी। शकुंतला की बहू सीमा हर काम को लेकर नौटंकी किया करती थी। अरे बहू, अभी तक तूने बर्तन ही नहीं धुले। सारे बर्तन मेरे धोने के लिए रखे हैं क्या? अच्छा हुआ माँ जी, आपको बिना बोले ही पता चल गया कि ये बर्तन मैंने आपके लिए ही रखे हैं। अब आप ही बताइए, इस साबुन से अगर मैं बर्तन धोती हूँ तो मेरे हाथ खराब नहीं हो जाएंगे? ये क्या बकवास कर रही है तू? क्या कभी तूने अपने बाप के घर बर्तन नहीं धुले क्या? मैंने अपने बाप के घर कोई काम नहीं किया, लेकिन क्या करूँ, ससुराल ही मुझे ऐसा मिल गया कि बस काम काम और काम ही करवाते रहते हैं यहाँ के लोग। अगर तुझे इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तू अपने बाप से कहती, तेरी शादी राजा महाराजों के घर करते, जहाँ तुझे कोई परेशानी नहीं होती। तेरे आगे पीछे नौकर चाकर मिलते, यहाँ तुझे कोई नहीं मिलने वाला। यहाँ तुझे खुद सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। सास बहू की जुबानी जंग चल रही थी, तभी शकुंतला की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सास बहू सुबह सुबह किस बात को लेकर झगड़ रहे हैं? अरे कुछ नहीं, मेरी नौटंकी बहू नौटंकी कर रही है। ये सब छोड़, तू बता तेरा कैसा आना हुआ? अरे मैं तो तुझे ये बताने आई थी कि मोहल्ले में भंडारा बट रहा है, चल लेकर आते हैं दोनों सब्जी पूरी। अरे सुबह सुबह कौन भंडारा करवा रहा है? अरे माँ जी, कोई भी करवा रहा हो, मुझे तो भंडारे की सब्जी बहुत पसंद है। चलिए ना सब्जी पूरी लेकर आते हैं, खाना बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, तू तो काम चोर है। चल अब 2 पतीली ले आ। इतना कहकर शकुंतला और उसकी बहू सीमा और पड़ोसन विमला पास में ही हो रहे भंडारे में पूरी सब्जी लेने पहुँचते हैं। अरे 2 पूरी और डाल देना बेटा, तू तो जानता है मेरे घर में 4 बेटा 4 बहू और 12 पोता पोती हैं। अरे अपना बता रही है या मोहल्ले का? चुपचाप जो मिल रहा है वो लेकर आगे बढ़ जा, मुझे भी लेने दे। सारा तो तूने अपने प्लेट में ही रखवा लिया है। 1 मिनट माँ जी, आप ये पूरी सब्जी कैसे ले सकती हैं? इनका हाथ तो जरा देखिए, इनके हाथ में सब्जी लगी हुई है, हाथों में ग्लव्स भी नहीं है, पूरी भी ये गंदे हाथों से दे रही हैं। शुरू हो गई अब तेरी बहू की नौटंकी। मैं तो चली, मुझे सब्जी पूरी सब मिल ही गया है। चुपचाप पूरी सब्जी ले और घर जा। ज्यादा नौटंकीबाजी करने की जरूरत नहीं है। हर वक्त यहाँ का वहाँ और वहाँ का यहाँ करते ही तेरा दिन गुजरता है। सीमा ना तो खुद पूरी सब्जी लेती है, ना ही अपनी सास को लेने देती है, और विमला तो भंडारे का खाना लेकर अपने घर भी पहुँच चुकी थी। अब शकुंतला खाली पतीला लिए घर लौट आती है और अपनी बहू पर बरस पड़ती है। हर चीज में नुक्स निकालने की तेरी आदत कब जाएगी? इतना ड्रामा क्यों करती है तू? क्योंकि मेरे खानदानी खून में ही ड्रामेबाजी है। वो तो सब झलक रहा है, बेशरम कहीं की। जहाँ जाती है वहाँ बदनामी करवा के चली आती है। सीमा हर बात पर ड्रामा किया करती थी और इस ड्रामे से शकुंतला बहुत परेशान थी। एक रोज तीनों बाजार के लिए निकलते हैं, लेकिन शकुंतला रास्ते में अपनी बहू को समझा रही होती है। देख बहू, तू जितना मर्जी ड्रामा कर ले, इस सर्फ से तू कपड़े नहीं धुल सकती, हगने के बाद हाथ नहीं धो सकती और खाते हुए हंस नहीं सकती। जो भी तेरे दिल में आए वो बोल कर, लेकिन बाहर शांति से रहना सीख ले। अगर तूने बाजार में कोई ड्रामा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुझे मैं अपनी बहू मानने से मुकर जाऊंगी। शकुंतला बिल्कुल ठीक कह रही है। भले ही शकुंतला का चक्कर पान वाले, चाय वाले या सब्जी वाले के साथ चल रहा हो, लेकिन शकुंतला की बहुत इज्जत है। ये तो मेरी इज्जत गिनवा रही है, इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। अपना मुंह बंद कर ले करमजली। देखा, अपनी इज्जत पे बात आई तो माँ जी कैसे फड़फड़ाने लगी। क्या बोली क्या बोली? तेरी नौटंकी से ज्यादा तो तेरा मुंह चलता है, इसे भी लगाम दे। शकुंतला और विमला बाजार में पहुंचकर सामान देखते देखते आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सीमा इधर उधर सामान का मोल भाव कर रही होती है कि तभी वह देखती है कि बीच बाजार में एक बेवड़ा अपनी पत्नी को मार रहा है। इस बेवड़े की इतनी हिम्मत, औरतों पर हाथ उठाता है, अभी बताती हूँ इसे मैं तो। इतना बोलने के बाद सीमा चप्पल निकालती है और उस बेवड़े को मारने लगती है। कमीने कहीं के, औरत जात को कमजोर समझकर उस पर अपनी मर्दानगी दिखा रहा है, अभी बताती हूँ। अरे मत मारिए मेरे पति को, बस उन्होंने पी रखी है, वरना वह दिल के बहुत अच्छे हैं। अरे कैसी बीवी हो तुम, अपने पति की साइड ले रही हो, और यह है कि तुम्हें भरे बाजार में सबके सामने मार रहा था। नहीं नहीं, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। सीमा को भरे बाजार में एक आदमी को मारते हुआ देख विमला और शकुंतला भी भीड़ को चीरते हुए वहाँ पहुँचते हैं, और विमला सीमा के हाथों से चप्पल लेकर उस बेवड़े की पत्नी से कहती है, अरे ये औरत तो खुद ही बहुत नौटंकी है, अपने पति को यहाँ से लेकर जा, वरना तेरे को लेने के देने पड़ जाएंगे यहाँ पे। कब से मना तो कर रही हूँ, मत मारो मेरे पति को, लेकिन ये है कि सुन ही नहीं रही हैं। अरे बहू, तुझे कहा था ना कि ड्रामा मत करना, लेकिन तू है कि समझती ही नहीं है। मैं तुझसे परेशान हो चुकी हूँ। शकुंतला और विमला जैसे तैसे सीमा को घर लेकर जाते हैं और शकुंतला अपनी बहू सीमा को खूब समझाती है, लेकिन सीमा कहाँ ही सुधरने वाली थी। अगले ही दिन सीमा अपनी ही पड़ोसी विमला से झगड़ा करती है। अरे विमला काकी, आप तो हो ही लालची,
चीनी चावल आटा गेहूँ कुछ भी खत्म होता है मुंह उठाकर चली आती हूँ मांगने। अरे राम रे राम, शकुंतला की बहू, कितनी ओछी बातें करती है तू। विमला और सीमा की बात सुनकर शकुंतला भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है और वो देखती है कि विमला और सीमा में जमकर बहसबाजी छिड़ी हुई है। शकुंतला, अपनी बहू को समझा ले। कल की बात को लेकर मुझसे झगड़ने आई थी। इस नौटंकी बहू को तूने बहुत सर पे चढ़ा रखा है। अरे ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम दोनों एक दूसरे का मुंह नोचने को तैयार हो? अरे मैंने कहा नहीं था, शकुंतला का चाय वाले, फल वाले, दूध वाले, न जाने किस किस के साथ चक्कर चल रहा है। उस बात पर कह रही है कि मेरी सास को आपने बदनाम कर रखा है। अरे बहू क्या बात है, आज तो मेरे लिए लड़ क्यों रही है? जरूर इसमें कोई राज छुपा हुआ है। और विमला तू वॉचमैन को क्यों छोड़ रही है? बोल देना उसके साथ भी मेरा चक्कर था। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मोहल्ले में सभी जान तो ले कि मेरी सास का एक नहीं बल्कि कई सारे आशिक है। क्यों माँ जी? इसका मतलब तू विमला से लड़ने का बहाना करके मुझे बदनाम कर रही है? हे प्रभु, कैसे बहू मार दी मेरे मत्थे पे। अरे मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि तेरी बहू चाहती क्या है, कि तेरी बहू का मकसद क्या है। अरे तेरी बहू तुझे ही नहीं पूरे घर को बदनाम करने में लगी हुई है तेरे। अगर मेरी ऐसी बहू होती ना तो धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती। लेकिन शायद आपको पता नहीं, मैं धक्के खाने के बाद भी नहीं जाती। सीमा और विमला की काफी देर बहसबाजी होती है। उसके बाद मामला शांत होता है। अब देर शाम फिर से सीमा अपनी सास शकुंतला से झगड़ा करती है। आप विमला काकी के साथ रहकर उन्हीं की तरह होती जा रही हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे घर छोड़ के जाने की धमकी किसे दे रही है? तुझे जहाँ जाने का मन है तू वहाँ जा। देख लीजिए माँ जी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, ना ही इस बार नौटंकी कर रही हूँ। मैं सच में चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ये ले 500। यहाँ से ऑटो रिक्शा करके घर पहुँच जाइयो और फिर वहाँ से कभी मत आइयो। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप अपनी बहू को घर से निकाल रही हैं? नौटंकी करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आज से ही बल्कि काफी समय से तुझे धमकी दे रही थी कि तू मुझे ज्यादा परेशान मत कर, नहीं तो मैं तुझे मायके छोड़ दूंगी। माँ जी, आखिरी बार कह रही हूँ, रोक लीजिए मुझे, फिर मैं आऊंगी भी नहीं कभी इस घर में। ये ले 500 और तेरी दूसरी शादी के कन्यादान में काम आएंगे। और कुछ चाहिए तुझे? अभी जाएगी मुहूर्त निकलवाऊं। शकुंतला अपनी बहू के ड्रामों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और इस बार शकुंतला खुद अपनी बहू को पैसे देकर उसके घर जाने को कहती है और सीमा भी अपने मायके चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन शकुंतला अपनी बहू को ना तो फोन करती है और ना ही उसका हालचाल लेती है। अब शकुंतला के घर उसके समधी यानी सीमा के पिता आते हैं और अपनी बेटी की हरकतों के लिए शकुंतला से माफी मांगती है और एक बार फिर शकुंतला अपनी बहू को घर लाती है। लेकिन सीमा अब की बार सुधर चुकी थी क्योंकि उसने अपने माता पिता की आंखों में आंसू जो देखे थे। शकुंतला अपने बेटे, बहू और बेटी के साथ रहती थी। शकुंतला ने अपने बेटे मोहन की शादी कुछ समय पहले ही की थी और शकुंतला को ऐसी बहू मिली थी जो घर में सबका ही बेटी की तरह ख्याल रखा करती थी। बहू अरे रहने दे, मैं 2 रोटी पहले ही खा चुकी हूँ, अब और नहीं खा पाऊंगी। क्या बात है शकुंतला, अब तो बस तेरी मौज है। अरे ले ले, देख तो कितने प्यार से तेरी बहू तुझे खाना देने आई है। अरे मुझे बहू नहीं बेटी मिली है, बेटी बहुत सेवा करती है मेरी। विमला आना, तू भी खा ले। नहीं नहीं, मैं तो खाना खा कर आई हूँ, बस तुझसे मिलने चली आई। और बता, मोहल्ले की कोई खबर लेकर आई है क्या? अरे तुझे पता तो चल ही गया होगा रमा के बारे में। हमारा शक एकदम सही था, उसका पान वाला सुखिया से ही चक्कर चल रहा है। कल 2 बजे तो मैंने उस पान वाले को रमा के घर से निकलते हुए भी देखा, और तो और वो रमा उससे हंस कर बात भी कर रही थी। मुझे देख के कहती, आजकल तो किसी से हंसकर बात भी कर लो तो लोग उसके साथ नाम जोड़ने लग जाते हैं। तो तू क्यों वहाँ चुप खड़ी थी? तू भी जवाब देती। कहती हंस कर बोलने तक तो ठीक है, ये पान वाला क्या तेरे घर दावत खाने आया था? देख शकुंतला, मैं रमा की बदनामी 4 लोगों के सामने जरूर करूंगी। पहले तो उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी और उसके बाद शोर मचा दूंगी। हाँ लेकिन मुझे भी खबर पहुँचा दिया, मैं भी तो भागते हुए आऊंगी और दोनों साथ में मिलकर उस पान वाले को चप्पलों से मारेंगे। कुछ भी कह, लेकिन तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। शकुंतला और विमला में खूब बनती थी। दोनों का उठना बैठना साथ ही था। दोनों कभी बाहर भी जाती तो साथ ही जाया करती थी। एक रोज विमला शकुंतला के साथ बाजार जाती है। तभी विमला की नजर
शकुंतला की बेटी कंचन पर पड़ती है। शकुंतला, आज कंचन कहीं गई हुई है क्या? जब मैं तेरे घर आई थी तो मैंने उसे देखा नहीं। अरे वो तो आजकल कॉलेज जा रही है। पढ़ने लिखने में मेरे बच्चों का मुकाबला पूरा मोहल्ले में कोई नहीं कर सकता है। ये बात तो तू भी जानती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और आशिकी के मामले में भी तेरे बच्चों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। विमला देख, मैं दोस्ती का लिहाज कर रही हूँ। तू मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी मत बोल। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ समय पहले मेरा चक्कर उस फल वाले से था, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। बता, सड़े हुए फल मुझे देने लगा था तो मैंने भी छोड़ दिया। तू कुछ भी कर मेरा, लेकिन जो मैं अपने आँखों से देख रही हूँ वो झूठ भी तो नहीं हो सकता ना। वो देख सामने तेरी बेटी कंचन कैसे अपने आशिक के हाथों में हाथ डाले गोलगप्पे खा रही है। ये मेरी कंचन है। अरे विमला, कुछ भी बोलती है। वो कॉलेज में है, यहाँ क्या करेगी वो? शकुंतला, चील की निगाह और विमला की आंखों पर संदेह नहीं करते। जब शकुंतला उसे ध्यान से देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सच में उसकी बेटी कंचन एक लड़के के हाथ में हाथ डाले गोलगप्पे खा रही थी और खूब हंस रही थी। अब शकुंतला और विमला अपने मुंह को ढक लेते हैं और उनके पास जाते हैं। अरे बेटा, तीखे हैं क्या गोलगप्पे? खुद खा लो। क्यों, खाने के पैसे नहीं है क्या? नॉनसेंस। चलो बेबी यहाँ से। ना जाने कहाँ कहाँ से मांग कर खाने आ जाते हैं। शकू, तूने सुना क्या बोल कर गई है तेरी बेटी? ना जाने कहाँ कहाँ से। हे प्रभु, ऐसे बच्चे मेरे होते मैं तो घर में उन्हें घुसने भी नहीं देती। विमला चल घर और आने दे इस लड़की को घर। मैं भी इसे बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। मैं तो कहती हूँ कुछ मत बोल, इसे सीधा ब्याह दे। शादी के बाद अपना जो करे करे, लेकिन अभी तूने इसे बोला और ये भाग गई तो तेरी बदनामी होगी। तेरी बात में दम है विमला, लेकिन इसे मैं सबक जरूर सिखाऊंगी। अब शकुंतला और विमला घर आ जाते हैं। शकुंतला गुस्से में होती है और विमला भी शकुंतला के साथ घर आती है। अब कोमल हॉल में आती है। माँ जी, आप बाजार से जल्दी नहीं आ गई और कुछ लाई भी नहीं। बहू, कंचन कहाँ है? आई क्या वो घर? नहीं नहीं माँ जी, अभी तक तो नहीं आई है ननद जी। क्यों, कुछ हुआ है क्या? आप इतने गुस्से में क्यों हो? बाजार में तेरी ननद एक लड़के के साथ हाथ डाले घूम रही थी। यहाँ से क्या कर जाती है कि कॉलेज जा रही हूँ और वहाँ जाकर लड़कों के साथ हाथ में हाथ डाले घूम रही है। राम रे राम। और बहू, तुझे पता भी है, जब हम उसके पास मुंह ढककर पहुँचे तो मुझे कहती ना जाने कहाँ कहाँ से। बात पर गौर करियो, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मांगने वाले। और कहती है चलो बेबी यहाँ से। ना जाने कौन था। मेरा तो बहू बहुत दिमाग गर्म हो गया। अच्छा होगा तू उसे मुझसे दूर रखे और उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। इसका भी इलाज है मेरे पास। कोमल को भी अपनी ननद की हरकतों के बारे में पता चलता है तो उसे अजीब लगता है और कोमल अपनी सास को भी इतने गुस्से में पहली बार ही देख रही होती है। अब कुछ देर बाद कंचन का आना होता है और वो आते ही अपनी माँ को कहती है, माँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। भाभी, खाने में क्या बनाया है? जल्दी से दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्यों, तेरे आशिक? अरे मेरा मतलब है तेरे दोस्तों ने तुझे कुछ खिलाया नहीं क्या? अरे नहीं माँ, कुछ नहीं खाया। बस प्रोफेसर ने मेरा दिमाग जरूर खा लिया। बहू, कुछ खाने के लिए है क्या? हाँ है तो माँ जी। कोई भिखारी आया है क्या? रुकिए, अभी लाती हूँ कुछ खाने का। हाँ, वही समझ ले। अरे नहीं बहू, कंचन आई है, उसे भूख लगी है। कंचन को अपनी माँ की बात समझ नहीं आती। ऐसे ही इस बात को कई दिन बीत जाते हैं और शकुंतला कंचन से उस बात को लेकर कोई बात नहीं करती। लेकिन एक रोज शकुंतला अपने बहू बेटे और बेटी सबके साथ बैठती है और कहती है, अगले महीने की 3 तारीख को कंचन की शादी है। लड़के को कोमल, मोहन और मैंने पसंद किया है। तो कोमल, अब से तेरी जिम्मेदारी ये है कि कंचन बाहर ना जाए, फोन इसके पास ना हो और इसे कुछ भी खाना पीना हो तो ये हमें कहे। खुद बाहर कहीं नहीं जाएगी। जी माँ जी, जैसा आप कहें। ये सब क्या है? अचानक शादी, घर से निकलना बंद। कुछ हुआ है क्या? आप लोग ऐसे फैसले कैसे ले सकते हैं? आपको मैं बताने वाली थी लेकिन भूल गई। आपको माँ जी ने बाजार में किसी लड़के के साथ देख लिया था
और उसके बाद से ही माँ जी ने आपकी शादी के लिए लड़के देखने शुरू कर दिए हैं। भाभी, आप भी मेरी सगी नहीं हुई और आप लोग मेरी शादी जबरदस्ती किसी से भी नहीं करवा सकते। शकुंतला नहीं चाहती थी कि उसकी बदनामी हो और कोमल तो समझदार थी। वो भी अपनी सास का ही साथ दे रही थी। लेकिन अब अगले ही महीने कंचन की शादी तय कर दी गई थी। कंचन का निकलना, किसी से मिलना सब बंद हो चुका था। कंचन पूरे दिन कमरे में ही पड़ी रहती थी। लेकिन अब शादी वाले दिन कंचन दुल्हन बने बैठी थी। सभी बारात के स्वागत में होते हैं। अरे शकू, कहाँ है? बारात भी आ गई। अरे अब तो तू दामाद वाली बन जाएगी। चल अच्छा है, घर से मुसीबत तो जाएगी, वरना इस लड़की ने तो मेरी बदनामी करवाने का फैसला कर ही लिया था। अगर उस दिन कंचन को मैंने इस लड़के के साथ नहीं देखा होता तो मैं कभी इस पर शक ही नहीं कर पाती। वैसे कुछ भी बोल, बेटी तो तेरी है और तेरे सारे लक्षण है उसमें। चुप कर तू, घर में रिश्तेदार भरे हुए हैं, किसी ने सुन लिया तो लोग थूकेंगे मुझ पर। विमला और शकुंतला ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी कोमल वहाँ भागती हुई आती है और कहती है, अब तो रिश्तेदार ही नहीं, लड़के वाले भी हम पर थूकेंगे, क्योंकि कंचन अपने कमरे में नहीं है माँ जी, वो शादी से भाग गई माँ जी। ये तू क्या कह रही है बहू? शकुंतला तो सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाई। बहू, तेरी नंद ने तो नाक कटवा दी। शकुंतला को जब अपनी बहू से ये पता चलता है कि उसकी बेटी भाग गई है तो वो वहीं बेहोश हो जाती है। हालांकि शकुंतला की बेटी तो शादी से भाग चुकी थी, जिसके बाद शकुंतला, कोमल और मोहन की खूब बदनामी भी होती है। सविता की चारों बहुओं बड़ी बहू पूनम, दूसरी बहू प्रीता, तीसरी बहू नीता और चौथी बहू पूजा बहुत ही संस्कारी थी। सविता अब अपनी 5वीं बहू की तलाश में लगी थी कि किसी तरह उसको अपनी 5वीं बहू भी ऐसी ही संस्कारी मिल जाए। इसीलिए सविता अपने बेटे के लिए कई सारे रिश्ते देखती है कि कोई तो उसे अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की देगा। एक दिन सविता और उसकी चारों बहुएं अपने 5वें बेटे अनुज के साथ अपनी 5वीं बहू की तलाश में कोयल के घर जाते हैं, जहां सविता से कोयल कहती है, कोयल बेटा, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, घर में कोई बड़ा होगा ना, उसे बुलाओ। माफ करना आंटी जी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ बाप को गुजरे हुए एक अरसा हो गया। वो तो चाची ने मुझे कहा था कि आप लोग मुझे देखने के लिए घर आ रहे हो। माँ जी, कितनी अच्छी लड़की है ये। माँ बाप नहीं है लेकिन संस्कार तो खूब है इसमें। जी कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। क्यों अनुज, कैसी लग रही है कोयल तुझे? माँ, मुझे भी कोयल काफी अच्छी लगी। अब इसके आगे आप लोग जो बोलोगे वही होगा। आप लोग बैठिए, मैं आप सभी के लिए कुछ खाने के लिए अभी लेकर आती हूँ। कोयल रसोई की तरफ जा ही रही थी कि तभी प्रीता कहती है, कोयल, जरा मुझे वॉशरूम बता दो किस तरफ है। बहू, तुझसे थोड़ी देर रुका नहीं जाता है क्या? जहाँ भी जाती है बस बाथरूम ही देखने लगती है। माँ जी, हम बस में आए हैं, लोगों को बस में उल्टी होती है, लेकिन मेरा तो पेट ही खराब हो जाता है। सच में माँ जी, थोड़ी देर और रुकी तो पक्का कुछ गलत हो जाएगा। आंटी जी कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलिए मैं आपको वॉशरूम तक ले जाती हूँ। पहली नजर में ही सविता और उसकी चारों बहुओं को कोयल काफी ज्यादा पसंद आती है और कुछ ही दिनों में सविता कोयल को अपने छोटे बेटे अनुज के साथ शादी तय कर देती है और धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ जाता है। अनुज बाकी सबके साथ बारात लेकर कोयल के घर जाता है और धूमधाम से शादी हो जाती है। अनुज शादी के बाद कोयल को अपने घर लाता है और तभी सविता अपनी चारों बहुओं को समझाते हुए कहती है, आज तुम चारों की सबसे छोटी देवरानी का गृह प्रवेश है घर में, तो इस बात का तुम चारों को ही ध्यान रखना है कि कोयल को किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। माँ जी, आप टेंशन मत लो, हमारी छोटी देवरानी को हम किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हाँ, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है तुम चारों पर, लेकिन अगर कहीं भी भूल चूक हुई ना तो। माँ जी, आप खामखा ही चिंता कर रही हो। अरे जिस सास के 5 बहुएं हो, भला उन्हें किसी चीज की चिंता लेने की क्या जरूरत है। माँ जी, अब तक सबसे छोटी देवरानी मैं थी, तो अब मेरी भी देवरानी आ रही है, तो जितना मेरा ख्याल रखा गया अब तक, वैसे ही हम भी ख्याल रखेंगे। हाँ माँ जी, अगर अब हम ऐसे ही बात करते रहेंगे तो क्या होगा। अब तो देवर जी देवरानी जी को लेकर घर में आ रहे होंगे ना, तो हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। अरे हाँ बहुओं, सारी तैयारी हो गई है ना? कुछ रह तो नहीं गया ना?
नहीं माँ जी, कुछ नहीं रहना है, सब कुछ हो गया है। सविता और चारों बहुएं काम में लग जाती हैं और कुछ देर बाद सविता की 5वीं बहू कोयल अपने पति अनुज के साथ आती है और सभी रिश्तेदार घर में आए हुए थे बहू के स्वागत के लिए। सब लोग मिलकर कोयल का बहुत प्यार से अपने घर में स्वागत करते हैं। कोयल के आसपास उसकी चारों जेठानी बैठी होती हैं। तभी कोयल कहती है, दीदी क्या हुआ कोयल, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? दीदी वो मुझे बाथरूम जाना है। नीता जरा कोयल को बाथरूम लेकर तो जा। नीता कोयल को बाथरूम लेकर जाती है। कोयल बाथरूम में थोड़ी हल्की होती है, तब जाकर उसे ठीक लगता है और फिर बाद में रस्म के लिए वो वापस शामिल हो जाती है। रस्में चल रही थी। इस दौरान नीता के पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है। नीता एक कोने में जाती है और कहती है, अरे मेरे पेट को क्या हो गया? आज सुबह ही मैंने खाना खाया था, उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं खाया है। फिर अचानक से मेरे पेट से आवाजें क्यों आने लगी? अरे बाप रे, अगर ज्यादा देर यहीं खड़ी रही तो पक्का कुछ विस्फोट तो हो ही जाएगा और नई बहू के आगे मेरा पोपट बन जाएगा। नीता पेट पकड़कर वहाँ से जल्दी से बाथरूम की ओर भागती है क्योंकि शादी की रस्मों के बीच अचानक ही नीता का पेट खराब हो जाता है। नीता वॉशरूम में गई ही थी कि दरवाजा खटखटाते हुए पूनम कहती है, अरे भाई कौन है अंदर, जल्दी निकलो, मेरे पेट की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, कौन है, जल्दी बाहर आओ। नीता बाथरूम से बाहर आती है और पूनम बोलती है, अरे इतनी देर से मैं दरवाजा खटखटा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुनाई तो दे रहा है दीदी, लेकिन पेट खराब है मेरा और इसलिए मैं बाहर नहीं आई। आप भी ना, आपको अभी ही दरवाजा तोड़ना है। हटो हटो, मुझे अंदर जाने दो। अभी अंदर से ही आई हो ना तुम, एक काम करो, कुछ देर बाहर आराम करो, अभी तो शायद मेरा भी पेट खराब हो गया है, तुमसे ज्यादा तो मुझे ही बाथरूम जाने की जरूरत लग रही है, हटो। इतना बोलकर पूनम नीता को हटाकर खुद ही बाथरूम में चली जाती है। नीता पूनम के बाहर आने का इंतजार कर रही थी क्योंकि पेट तो नीता का भी खराब था ना। तभी सामने से साड़ी उठाकर पूजा चली आती है और नीता को साइड हटाकर दरवाजा पीटने लगती है। ये देखकर नीता कहती है, अरे क्या हो गया आपको? ऐसे कौन सी ट्रेन छूट रही है आपकी जो इतनी तेजी में आ रही हो? और घर में मेहमान आए हुए हैं, अपनी साड़ी क्यों उठाई हुई है आपने? माँ जी देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। माँ जी का गुस्सा सह लूंगी, लेकिन अभी जो बवंडर मेरे पेट में आया है ना, वो नहीं मुझसे सहन होगा। अरे अंदर कौन बैठा है, बाहर आओ ना जल्दी। अंदर पूनम दीदी बैठी है, उनका भी पेट खराब हो गया है। मैं खुद उनके बाहर आने का इंतजार कर रही हूँ। मेरे पेट के अंदर तो बवंडर भी शांत नहीं हो रहा, रह रह कर उछल रहा है। अरे पूनम दीदी जल्दी बाहर आ जाओ, वरना मेरे पेट में जो कुछ भी है वो तो पक्का बाहर आ ही जाएगा। इसके बाहर आने से पहले आप ही बाहर आ जाओ ना दीदी। अरे मैंने नंबर लगाया हुआ है, पूनम दीदी के निकलने के बाद मेरा ही नंबर है। मुझसे भी नहीं रुका जा रहा, लेकिन मैं भी तो रुकी हूँ ना, अब तुम भी रुक जाओ। पूनम दीदी बाहर लाइन लग गई है, मुंह दिखाई करवाओ, आप बाहर जल्दी आओ। नीता और पूजा पूनम के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में पूनम बाहर आती है। जैसे ही पूनम बाहर आती है, कोई अंदर जाए उससे पहले ही प्रीता भागकर अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। ये देखकर पूजा कहती है, अरे प्रीता दीदी, यहाँ कोई खेल नहीं हो रहा है जो आप भागकर अंदर चली गई। यहाँ बहुत गंभीर मामला है, मजाक मत करो, बाहर आओ जल्दी से। हाँ बाहर आओ, यहाँ पहले मेरा नंबर था, फिर पूजा का नंबर था और जल्दी से भागकर तुम अंदर चली गई। ये कोई मजाक नहीं है और ना ही मैं कोई खेल रही हूँ। मेरे पेट अचानक से पता नहीं क्यों इतना ज्यादा खराब हो गया। रसम में बैठी थी, पेट से विस्फोट की आवाज आने लगी। चारों बहुएं थी बाथरूम के बाहर लाइन में खड़ी हुई कि तभी कोयल भी आ जाती है क्योंकि उसका पेट भी कुछ ठीक नहीं था और वो भी लाइन में लग जाती है। घर में रस्म है और पांचों बहुओं को गायब देखकर सविता अनुज को बुलाती है और उसे कहती है, अनुज, बहुएं कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही, तूने उन्हें कहीं जाते हुए देखा क्या? माँ, मैंने सबको बाथरूम की तरफ जाते हुए देखा था, आप एक बार देख लो वहाँ। अनुज की बात सुनकर सविता बाथरूम की तरफ जाती है तो देखती है कि उसकी सारी बहुएं वहाँ पर अपना पेट पकड़कर बैठी हैं और ये सब देखकर सविता कहती है, तुम पांचों वहाँ क्या कर रही हो? घर में मेहमान आए हैं और तुम सब यहाँ हो? माँ जी, हम पांचों का एक साथ पेट खराब हो गया है। तुम लोगों को कुछ बोलने से अच्छा है मैं पहले ही मेहमानों को मना करके आती हूँ। इतना बोलकर सविता मेहमानों के पास जाती है और बोलती है, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने ही आप सबको यहाँ बुलाया।
और मैं ही जाने के लिए बोल रही हूँ। वो दरअसल अचानक से पेट खराब हो गया है, तो इन रस्मों को यहीं रोक रही हूँ। सरला की बहू पूनम गर्भवती थी। अब ऐसे में पूनम, जो कि शहर में रही थी, वो अपनी सास सरला को गांव से बुलाती है, क्योंकि सरला काफी समय से गांव रह रही थी। अब जब सरला अपनी बहू पूनम के साथ रहने के लिए गांव से दिल्ली आती है, तो सरला का रहन सहन तो बदला ही नहीं था। बहू तू आराम कर ले, मैं घर का सारा काम निपटा लूंगी। वैसे मुझे यहाँ भी गांव जैसा ही लग रहा है, ये खुला आंगन देखकर। हाँ माँ जी, मुझे भी शहर में ऐसा घर बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि आप तो जानती है यहाँ का घर कैसे बंद बंद से होते हैं। तभी तो मैं शहर नहीं आना चाहती हूँ, मुझे बंद घर में घुटन सी महसूस होती है। माँ जी हमें तो आदत है, लेकिन घर में ये आंगन मुझे बहुत पसंद आता है। हाँ ये तो मैंने ही बनाया था लल्ला से जिद करके, वरना वो तो कुछ और ही सोच कर बैठा था। दोनों सास बहू बातें कर रहे थे कि तभी विमला का आना होता है। अरे रे सरला, तू कब आई? मुझे तो अब पता चला तुझे देखकर। बड़े दिनों बाद तुझे देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। तुझे भी देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और बता, घर में सब ठीक तो है ना? सब अच्छे हैं। तू बता, कोई काम से आई है या घूमने का मन किया तो चली आई? तू तो जानती है कि बहू पेट से है, और इस हालत में उसे ऐसे काम करने दूंगी क्या मैं? हाँ, ये भी तू ठीक कह रही है। चल अब आ गई है तो शाम में घूमने चलेंगे पार्क में, ठीक है ना? अच्छा तो मैं चलती हूँ, तू अपना काम कर ले। इतना बोलकर विमला वहाँ से चली जाती है। इधर सरला अपने घर के कामों में लगी होती है, और जब घर का पूरा काम होता है तो सरला अपनी बहू को बताकर विमला के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। अरे विमला, मैं तो कहती हूँ कोई काम धंधा शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। अब इस उम्र में मुझे कोई अपने घर ना बुलाए, और तू है कि मुझे ये कह रही है कि मैं कोई काम धंधा ढूंढ लूं। अरे मैं तुझे कौन सा किसी के घर में चौकीदारी करने को कह रही हूँ? मैं तो तुझे अपने काम के बारे में बता रही हूँ। तुझे पता भी है कि मैं महीने में कितना कमा लेती हूँ? पूरे 20-30 हजार तक कमा लेती हूँ। ऐसा क्या कर रही है जो तू इस उम्र में अच्छे अच्छे डिग्री वालों को फेल कर रही है, वो भी कमाई के मामले में? विमला ये पूछ ही रही थी कि तभी सरला को एक गाय सामने से गोबर करती हुई दिखती है, जिसे सरला अपने हाथों से उठा लेती है। अब ये देखकर विमला अपना मुंह अपनी साड़ी के पल्लू से ढक लेती है। अरे सरला, ये तू क्या कर रही है? हर कोई तुझे ही देख रहा है। क्या कर रही है? मुझसे दूर ही रह। सरला, फेंक दे उसे। तूने क्या किया? अरे यही तो वो राज है जिसमें मैं महीने में इतने कमा रही हूँ, और अच्छों को मैं डिग्री में पीछे छोड़ रही हूँ। छी सरला, तू ये क्या बोल रही है? भला कोई गोबर से भी इतना कमा सकता है क्या? मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है कि तू इस गोबर से करती क्या है? अरे विमला, तू तो मुझसे ऐसे भाग रही है जैसे आज से पहले तूने कभी गोबर के उपले नहीं बनाए। अरे सरला, मैंने गोबर का उपला भी बनाया है, गोबर से घर भी लिपाई की है, लेकिन तेरी तरह ऐसे काम नहीं किया। तू इसे फेंक। सब हमें पागल समझ रहे हैं। अपनी भी इज्जत है सरला। अच्छा, तुझे वो पान वाला बुढ़ा दिख रहा है ना, तभी तू इतना इतरा रही है। चल तू पीछे से आना, मैं चलती हूँ, वरना तेरा सेट किया हुआ बुढ़ा बुरा मान जाएगा। इतना कहने के बाद ही विमला तो वहीं रुक जाती है, लेकिन सरला अपने घर आती है और अपने आंगन में रखे एक बड़े से ड्रम में गोबर रख देती है। और उस समय घर में पूनम भी थी और वो सो रही थी, और सरला उस ड्रम को ढक देती है। सरला, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने तो आज मेरी नाक ही कटवा दी। बता, ऐसे कोई गोबर हाथों से उठाता है? अच्छा, कल से हाथों में पन्नी पहन लूंगी, फिर तो ठीक रहेगा ना? तेरी नाक भी बची रहेगी और मेरा काम भी बन जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुझे किस चीज की दिक्कत है जो तू इन गोबर से उपले बनाएगी? अरे विमला, तू अभी भी नहीं समझी, इस गोबर से मैं गैस बनाऊंगी। सरला, तू ये कैसी बातें कर रही है? भला गाय के गोबर से तू कैसे गैस बना सकती है? सबको तो खुद का गैस बनता है, और वो भी खाने के बाद। और मुझे तो आजकल कुछ ज्यादा ही गैस बनने लगा है। धत विमला, तू भी ना कैसी कैसी बातें कर रही है। तू जैसे बात कर रही है, मैं भी उसी हिसाब से बात कर रही हूँ। इसमें बुरा क्या है? मैं गोबर गैस की बात कर रही हूँ। गोबर से जो गैस बनती है ना, जिसे हम अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। तू रहने दे, मैं अभी कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे ऐसे पैसों का क्या करना है? नाना सरला, मुझे नहीं कमाना। सरला तो अपने गांव में गोबर की गैस बनाती थी, लेकिन जब वो शहर आती है तो वो सोचती है कि वो जितने महीने यहाँ रहेगी उतने दिन गोबर जमा करेगी
और जाती वक्त उससे जितने भी गैस का उत्पादन होगा उसे बेचकर वो गांव चली जाएगी। अब अगली सुबह। माँ जी, मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ आपके कामों में। नहीं नहीं बहू, बस तू थोड़ा चल लिया कर, बाकी घर का काम करने में तो एक्स्ट्रा ही हूँ मैं। माँ जी, अरे वो एक्सपर्ट होता है। अरे बहू, हमारे समय में स्कूल जाने पर भी रोकती, ये सब तो मैं सुनकर बोल देती हूँ, बाकी स्कूल में तो कभी गई नहीं और फिर भी मेरी इंग्लिश इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी। अब सरला हर रोज घर का काम करने के बाद विमला के साथ जाती और गाय का गोबर पन्नी में भर कर लाती और अपने आंगन में रखे ड्रम में रख दिया करती। ऐसे ही एक रोज रात के समय विमला और सरला घूम रहे थे, तभी एक गाय गोबर करती हुई दिख जाती है और सरला खुद ही मुंह छुपाते हुए कहती है, अब तो ये जरूर ये जानवरों की टट्टी उठाने जाएगी। विमला निकल ले, इससे पहले कि तेरी बेइज्जती हो। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही पतला है, लगता है गाय का पेट ठीक नहीं है, जरूर उल्टा सीधा खा लिया होगा तभी इसका पेट खराब हो गया है। अब सरला अपने घर आती है और हर दिन की तरह उसी ड्रम में गोबर रख देती है और अब अगले रोज सुबह सुबह सरला के आंगन से बदबू आ रही थी। माँ जी, मुझे ना बहुत दिनों से घर में ना कुछ ज्यादा ही बदबू आ रही है और ये तो बदबू मुझसे बर्दाश्त हो भी नहीं रही। बदबू? बहू कैसी बदबू? जरा बता तो सही, तभी तो मैं समझूंगी ना कि तू किस बदबू की बात कर रही है। माँ जी, बदबू का मतलब बदबू ही होता है, बदबू का कोई टाइप थोड़ी होता है। बहू लेकिन मुझे यहाँ पर कई तरह की बदबू आ रही है, मैं तुझे कैसे समझाऊं, लेकिन मैं देखती हूँ क्या सड़ रहा है। अरे क्या बात है, सास बहू में क्या बातें चल रही है? अरे विमला आंटी, आपको भी अजीब सी बदबू आ रही है क्या? मैं कब से माँ जी से कह रही हूँ, तो माँ जी कह रही हैं कि कैसी बदबू कैसी बदबू। अरे बहू, अब तेरे घर से बदबू नहीं आएगी तो क्या मेरे घर से बदबू आएगी? अरे तू कहना क्या चाहती है? मेरे घर में साफ सफाई नहीं होती है? पूरे एक टाइम सफाई करती हूँ मैं पूरे दिन में, वो भी मैं खुद ही करती हूँ। अरे सरला, घर में तेरे किसने कहा है साफ सफाई नहीं रहती है? बल्कि जो तूने आंगन में गंदगी फैला रखी है उससे तो मैं कई दिनों से तेरे घर भी नहीं आ पा रही। अरे वो तो बिजनेस है, तू तो जानती है ना। क्या है माँ जी उस ड्रम में? तेरी सास ने उसमें गोबर इकट्ठा कर रखा है, यही तेरे आंगन में, जाकर देख। और इसी बदबू ने तेरा ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले का जीना हराम कर रखा है। अब जब पूनम उस ड्रम का ढक्कन हटाकर देखती है तो उसमें गोबर सड़ रहा होता है, जिसे देखकर पूनम अपनी सास से कहती है, माँ जी ये सब क्या है? मुझे पता है आप गांव में गोबर से गैस बनाती हैं, लेकिन ये यहाँ संभव नहीं है। माँ जी मैं इसे अभी फेंकती हूँ, वरना एमसीडी वालों को पता चला तो अच्छा खासा चालान काट देंगे। अब इस तरह पूनम अपनी सास को समझाती है और सरला भी पूनम की बात मान जाती है। और तो और वो ये फैसला लेती है कि अब जब वो गांव जाएगी तो ही वो अपने गोबर से गैस बनाने का काम करेगी, जो वो करती आई थी। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।